सिल्वर वेडिंग। यह पाठ वृत्तांत पुस्तक का पहला पाठ है। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। मैंने यहाँ पर पूरे पाठ का सारांश इन 12 बिंदुओं के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिसमें पहला है यशोधर के ऑफिस में। ठीक है। इस सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू के 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। ठीक है। तो पहला जो बिंदु है यशोधर के ऑफिस में। जब ये कहानी शुरू हुई है तो यशोधर पंत के ऑफिस से इस कहानी की शुरुआत लेखक ने की है। यशोधर के ऑफिस में यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक तय समय पर बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थ को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थ के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे यानी किशन दा की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास परिहास करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत में यह मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर की शादी हुई थी। ठीक है। दूसरा, ऑफिस के बाबुओं का आग्रह। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशन दा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में खो गए। चड्ढा, जो कि उनके ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने बोला कि यशोधर बाबू, आप अपने विवाह का समय ज़रा बता दीजिए। तो जब वो बताते हैं कि आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों के चोचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये दे देते हैं, किंतु इसे सम हाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब होता अनुचित। उनको लगता है कि ये सब बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये सभी जो है वो अंग्रेज़ों की देन है। हमारे कस्टम, हमारे प्रथा परंपरा में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। तीसरा, ऑफिस के बाद बाबू का दैनिक कार्यक्रम। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशन दा हैं। वे अपने व्यवहार में किशन दा का अनुकरण करते हैं। किशन दा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशन दा के सामान्य सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं अथवा स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वे घर रात्रि को 8 बजे तक ही पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ऑफिस से निकलने के बाद उनका ये दैनिक कार्यक्रम रहता है। अब आता है चौथा, किशन दा की याद। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी, जिसमें कभी किशन दा 3 बेडरूम वाला क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर जब अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती। यही कारण है
कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यही शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलाट कर लिया। किशनदास की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। अब अगला आता है 5वां, यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध। यशोधर बाबू का अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। बच्चे जो आधुनिक विचारधारा के हैं, जबकि यशोधर बाबू अपनी पुरानी लीक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी पत्नी जो हैं वह पूरी तरह से बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं, उनके विचार को अपना लेती हैं, लेकिन यशोधर बाबू जो है वो पुरानी रीति पर ही चलते हैं। सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक का बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती ही मौत बन गई हैं। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती हैं। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती हैं। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सानेल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है। मझले पुत्र का इलाइड सर्विसेज में न जान अभी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह को तैयार न होना भी उनको खटकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाता। फिर अगला पॉइंट है यशोधर, मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। ठीक है, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं हैं। वे तो अपने आदर्श किशनदास की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यशोधर जी किशनदास को अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। उनका यह मानना है कि मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ, तो अतः वह किशनदास को हमेशा याद करते हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदास के समान मंदिर जाने लगे हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा। किंतु तुरंत ही ख्याल आया कि पत्नी और बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चे पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। अब पति पत्नी के मतभेद। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनका पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा बुआ के पास रहे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए तो कुंवारे किशनदास की छत्रछाया में रहे। किशनदास के साथ गंवई लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनकी पत्नी को उनकी बुजुर्गियत पसंद नहीं है। यशोधर को पत्नी का बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर जी ने का एक तकिया कलाम ही है, समहाउ इम्प्रॉपर। जो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती थी उसको वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे।
अब अगला आता है 8वां, यशोधर जी की अभिलाषा। यशोधर जी चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, मेरे बच्चे मेरा आदर करें और हर बात में मुझसे उसी प्रकार सलाह लें जैसे मैं किशनदास से लेता था। वे नहीं चाहते कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझें, किंतु यह उचित नहीं है कि जो मन में आए करें, हमसे पूछा भी ना जाए। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दें। वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनको ला कर दे, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अगला है घर पहुंचने पर। ये उस समय की बात है जब ऑफिस में उनको सब बधाई देते हैं कि आज उनकी 25वीं शादी की वर्षगांठ है। तो उनको पता है कि आज मेरे शादी की 25वीं सालगिरह है, लेकिन इसको भी वो समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं कि उनको मनाना नहीं है। और बच्चे घर पे खूब तैयारी किए हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ये जानबूझकर घर लेट से पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। घर के बाहर YD पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थीं। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, यानी अपने पिता को मेरी तरफ से खूब ढेर सारी बधाइयाँ देना। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटा भी बरामदे में खड़ी हैं और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जीन्स और बगैर बाँह का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने ओठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। अब अगला आता है परिवार से वार्तालाप। यशोधर चुपके से घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा, बाबा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय व विस्की सब अच्छी नहीं लगती। उनको यह भी मलाल है कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा तक नहीं थी। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम पर उनको पहले बता दिए गए थे, YD पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित हैं। इस समय भी वे किशनदा की सलाह पर चल रहे थे, जो कहा करते थे कि आना सबको चाहिए। बच्चों के आग्रह पर वह केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, किंतु केक खाने को वे तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। संध्या मतलब शाम की पूजा। वे अन्य सभी से कहते हैं, आप सब लोग खाइए, प्लीज़ गो है, नो फॉर्मेलिटी, यानी वो कहते हैं कि आप लोग एंजॉय करें, मैं अभी शाम की संध्या पूजा करके आता हूँ। यशोधर जी की संध्या। अगला, यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किशनदा दिखाई दी। यशोधर बाबू पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा ने बताया, भाऊ सभी
जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बापू सोचते हैं कि किशन दा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीवी बच्चों के प्रति मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मानो वे कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है, वैसा ही एक दिन यह भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झिड़क दिया और वे आसन से उठ गए। इसलिए झिड़का क्योंकि सभी लोग पार्टी में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा समय पूजा में लगा रहे थे। बच्चों, यहाँ पर जो हुआ होगा बहुत शब्द आया है वाक्य, ये किशन दा के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि किशन दा का कोई परिवार नहीं था, बाल बच्चे नहीं थे। जब वो रिटायर होकर गांव चले गए तो उनकी मृत्यु कैसे हुई इसका किसी को कोई पता नहीं था। इसीलिए जो हुआ होगा सब पता नहीं क्या हुआ होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेखक ने इस तरह के वाक्य यानी कहने का मतलब यह है कि जिसका परिवार नहीं होता उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये इस पाठ में बताया गया है। आयोजन का समापन अंतिम। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जीन पर व्यंग कसने लगे। यशोधर ने जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे को जब दूध लेने जाते हैं तो फटा फ्लोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा अथवा गाउन पहनकर वे भी किशनदा बन गए। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गईं। इस प्रकार बच्चों, मैंने इन बिंदुओं के माध्यम से वो संपूर्ण पाठ का सार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि आज जो परिवार है, परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका और बच्चों के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा, उसके क्या क्या कारण हैं, पीढ़ी का अंतराल इसमें दिखाया गया है। और हमें समय के साथ जीना चाहिए, परिस्थितियों को समझते हुए। इन सारी बातों को इस कहानी के माध्यम से उठाया गया है। तो इस प्रकार इस पाठ्य का सार जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है।